हेलो दोस्तों, पीसीएस हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बेसिक तौर पे ज्योग्राफी की नेक्स्ट अगली क्लास के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी अगली क्लास है ज्योग्राफी की। लास्ट क्लास हमारी हमने शायद भारत के भौगोलिक विभाजन में हिमालय के बारे में पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम उत्तर हिमालय से नीचे उतरेंगे, नीचे साइड में। और इससे पहले मैं आपको एक बार ये मैप सारा दिखा दूँ। ये सारे पीडीएफ है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसमें इसके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ से फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ अभी तक की क्लासों की धीरे धीरे पीडीएफ सारी दे दी जाएंगी। आप वहाँ पे इसको आपको कुछ नोट्स नहीं बनाना है, ये पीडीएफ को प्रिंट आउट करा लीजिए। इसमें ही आप ऐड करते चलिए, ऐड करके अपना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो यहीं पे नोट करते चलिए। आपको एक्स्ट्रा कहीं से कुछ भी नहीं बनाना है। ठीक है, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपके लिए मेहनत की जा रही है तो आप टाइम वेस्ट मत करो इससे नोट्स बनाने का। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने ये सब देख लिया था। आगे आगे आज हमारा टॉपिक है, हमने देखा था, मैं एक बार मैप पे चले जाता हूँ जहाँ हमारा मैप है। ठीक है, ये क्विक रिविजन हमने ये देखा था हमने कि भारत का जो उत्तरी हिमालय का जो भौगोलिक विभाजन है, हमने देखा था ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी में हुआ था। हमने उसकी श्रेणियां भी देख ली थी, कौन कौन सी श्रेणी, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये हमारी और ये कैलाश, ये ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में। उसके बाद हमारा हमने देखा था ये वाला हिस्सा जो दीर्घ हिमालय था। ठीक है, जिसको बृहद हिमालय भी कहा था, ग्रेट हिमालय भी कहा था, ये वाला हिस्सा। ठीक है, इसमें प्रमुख पर्वत चोटियां हैं जो वर्ष भर लगभग बर्फ से ढकी रहती हैं, जिसमें कामेट है इधर, नंगा पर्वत भी इसके सबसे उत्तरी साइड में, उत्तरी पश्चिमी में नंगा पर्वत पड़ेगा। फिर कामेट है, बंदरपुच्छ है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल। ये याद करने को मैंने भी इसको याद करने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कैसे याद करेंगे। और उसके बाद नेपाल में जब आएंगे तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालु, गौरी शंकर, एवरेस्ट है, लोहत्से है, मकालू है। उसके बाद कंचनजंगा और कांगटो, कांगटो नामचा बरवा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद हमने लघु हिमालय देखा था। जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं अधिकांश जो हिमाचल हो गया या फिर उत्तराखंड में, जैसे ये सब नैनीताल वगैरह, ये सब इसी लघु हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। यहाँ की जलवायु बहुत सुहानी है और गर्मियों में काफ़ी ठीक ठाक मौसम रहता है, जिससे लोग टूरिस्ट यहाँ के क्षेत्र के लिए ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद शिवालिक रेंज हमने देखा था, ये हिमालय का सबसे अंतिम पार्ट है, जहाँ से मैदान शुरू आते हैं। तो आज हम मैदान पर उतरेंगे और मैदान के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट मैदान। ये हमारा रिवाइज हो गया, आप इसको देख लेंगे। इसके बाद हम जब प्रायद्वीपी भारत पढ़ेंगे तो प्रायद्वीपी भारत में प्रायद्वीपी भारत के साथ हम पूर्वांचल की पहाड़ियों को भी लेके चलेंगे। मैंने एक मैप में सारा के सारे पहाड़ियाँ बना रखी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमने ग्रेट हिमालय की सारी, ये आपको रिवीजन के लिए आपको रिवाइज जब करेंगे ना, तो इसके लिए आपको यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, आपको क्विक रिवीजन के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब हम करेंगे अभी। थोड़ा हम पहले ये प्रायद्वीपी भारत पढ़ लें, फिर प्रायद्वीपी भारत पढ़ने के बाद मैदानी क्षेत्र पढ़ लें, फिर प्रायद्वीपी भारत। तो ये सब एक बार पूरा का पूरा हम रिवाइज कर देंगे, कौन सा छोटा बड़ा है सब हम देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत की भी चोटियाँ, ये सारा का सारा आपके नोट्स में है। उसके बाद केरल, दक्षिण भारत की भी रेंज है। ठीक है, तो आज हम हमने दर्रे वर्रे भी देख लिए हैं। ठीक, तो आज हमारे टॉपिक है उत्तर भारत का महान मैदान है। ठीक है, मैदान, प्लेन, मैदानी क्षेत्र। अब देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, ध्यान से समझते चलिएगा, ये सब समझने के लिए चीज़ें हैं, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी सब। सबसे पहले जब हम पहाड़ से नीचे उतरते हैं, आप इमेजिन कीजिए, जो लोग उत्तराखंड गए हैं, उत्तराखंड से जब हम हल्द्वानी साइड में नीचे आते हैं, या फिर यहाँ हरिद्वार साइड में जब हम नीचे की तरफ आते हैं, यूपी साइड में रोड के साथ, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो नदियाँ, वहाँ पे खेतों में या फिर जो पहाड़ नीचे क्षेत्र में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। उससे ऊपर क्षेत्र में, यानी जब पहाड़ों के ढलान साइड में क्या होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र हमारा बन जाता है भाबर क्षेत्र।
मैदान पहाड़ से नीचे वाला। तो हम ग्रेट प्लेन पढ़ने से पहले हम पहले इसकी चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं कि भू आकृति विशेषताओं के आधार पर उत्तर भारत के मैदान को उत्तर से दक्षिण क्रम में 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला भाग हमारा भाबर क्षेत्र। तो ये जो मैं बात कर रहा था, यह स्थिति शिवालिक श्रेणी के ठीक नीचे दक्षिण में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। यहाँ नदियाँ पहाड़ों से नीचे उतरते समय कंकड़ पत्थर और बजरी जमा कर देती हैं, जिससे छोटी नदियाँ जो है ना यहाँ पे आके गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ पे कंकड़ पत्थर होगा और यहाँ से नदी के पानी छोटी नदी आएंगे तो इसका इतना ज़्यादा पानी होता नहीं, तो इसके नीचे नीचे निकल जाती है। ये 8 से 10 किलोमीटर होता है तो विलुप्त टाइप में हो जाएंगे, दिखेगा नहीं, इधर पत्थर पड़ा है, नीचे से पानी बह रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा ऊपर से। और जब ये तराई क्षेत्र में आती है तो तराई क्षेत्र में आने के बाद ये ऊपर आ जाती हैं, तो ऊपर आके दिखने लगती हैं। ठीक है, तो ये इसके जस्ट भाबर क्षेत्र के नीचे वाला जस्ट क्षेत्र क्या है? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे भाबर क्षेत्र में विलुप्त हुई नदियाँ ऊपर आ जाती हैं और साथ ही साथ इनके महीन कण यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे छोटे मिट्टी के महीन कण इकट्ठे हो जाते हैं। और ये क्षेत्र अ, उत्पादन की दृष्टि से, कृषि उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और इन क्षेत्रों में घने जंगल पाए जाते हैं। जंगलों को काट के बहुत क्षेत्रों में धान की खेती और गन्ने की खेती की जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ देखिए, भाबर क्षेत्र हमने देख लिया। सबसे पहले अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये वाला हिस्सा भाबर क्षेत्र हो गया, यहाँ पे पत्थर कंकड़ होंगे। भाबर के बाद तराई क्षेत्र, यहाँ पे नदियाँ डूबती हैं, मतलब नदियाँ ऊपर यहाँ पे डूबती हैं और यहाँ पे ऊपर आ जाती हैं। तो ये हमारा तराई क्षेत्र हो गया। तराई क्षेत्र देख लेते हैं। यह भाबर क्षेत्र के दक्षिण में एक दलदली पट्टी है। भाबर क्षेत्र में लुप्त हुई नदियां इस क्षेत्र में दोबारा धरातल पर प्रकट होती हैं। घने जंगल वन्यजीव यहाँ पे पाए जाते हैं और धान की सघन कृषि की जाती है। क्षेत्र अगर मैं बात करूँ, अपने यूपी में पीलीभीत क्षेत्र हो गया, लखीमपुर क्षेत्र हो गया, और इधर उत्तराखंड का निचला इलाका जैसे उधम सिंह नगर, ठीक है, हल्द्वानी का निचला इलाका, इन वाले क्षेत्रों में ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक, तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र के बाद हम ऐसा क्षेत्र, जब तराई से नीचे और आएंगे, भाबर, तराई, तराई के बाद और नीचे आएंगे तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ना एक बार नदियाँ गुजर चुकी हैं, दोबारा वो नदियाँ उस क्षेत्र में नहीं जाती हैं, तो वो क्षेत्र क्या हो जाता है? अनउपजाऊ हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। जलोढ़ मिट्टी क्या है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है, जहाँ पे जमा होती है। हर साल नदियाँ लाती है तो नई जलोढ़ मिट्टी, और एक बार मिट्टी आ गई नदियों द्वारा और काफ़ी टाइम बाद है तो वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत आएगी, ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक हो गया। तो बांगर क्षेत्र वह उच्च भाग है जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंच पाता है, बांगर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस मिट्टी में चूनेदार कंकड़ पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक ऊंचाई सिंचाई के कारण इस मिट्टी के ऊपर नमक की सफेद परत जम जाती है, जिसे रेह या कल्लर कहते हैं। ऊसर भी कई कई जगहों पर ऊसर भी कहा था कि हमारा भैया खेत ऊसर हो गया। आप देखेंगे जब ऊसर खेत होता है, ऊसर खेत हो गया तो वहां पे क्या होता है, ये जो रे है ना, ये खेत के बीच में वहाँ पे एक दूब, हरी हरी दूब की घास जमी को हल्के छोटे छोटे, ऐसा लगेगा ना कि वहाँ पे नमक के ढेर जैसे छोटे 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 कई जगहों पे बिखरे हुए हैं। पहले के ज़माने में जब ये कपड़े धोने के लिए जो वॉशिंग सोडा नहीं होता तो लोग रेह या कलर का ही प्रयोग कपड़े धोने में करते हैं। अभी भी बहुत जगहों पे, बहुत रूरल क्षेत्रों में या फिर जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे भाबर। हमने ऊपर देखा सबसे पहले भाबर क्षेत्र, भाबर, फिर तराई क्षेत्र में देख लिया। तराई के बाद हमने देखा बांगर क्षेत्र, और बांगर के पास हमारा खादर। खादर क्षेत्र क्या होता है? यह क्षेत्र बहुत निचला इलाका होता है, निचला मैदान है, जहाँ पे हर साल बाढ़ आती रहती है। बाढ़ आएगी तो अपने साथ मिट्टी लाएगी, मिट्टी लाएगी तो क्या होगा, वहाँ पे नई मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी का जमाव बना रहता है, और जहाँ हर साल बाढ़ के जरिए नई उपजाऊ मिट्टी की परत बिछ जाती है। ऑलराइट, तो ये भी आपको समझना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आई होप। उसके बाद हम इसके प्रमुख बिंदु क्या, अब देखो हर साल नई मिट्टी आएगी तो वो उपजाऊ भी होगी, जो गहन कृषि के लिए आदर्श मानी जाती है। तो हमने मैदान क्षेत्रों को देख लिया कि मैदानी क्षेत्र कैसे विस्तृत है, भाबर, तराई, बांगर और खादर। आपको दिमाग में ये इमेज बिठा लेनी है, सबसे ऊपर भाबर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खादर। आप कोई भी पूछे ना भाबर क्या है, आपको पता ना, दिमाग में बड़े बड़े मोटे मोटे कंकड़ पत्थर, वहां से नदियां विलुप्त हुई, और ऐसा क्षेत्र हिमालय से जस्ट नीचे उतरने वाला, मतलब जो शिवालिक हिमालय है या हिमालय की जो पाद क्षेत्र है, हिमालय का पाद जो क्षेत्र है यानी हिमालय का पैर वाला क्षेत्र है, वहां पे उस क्षेत्र को भाबर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम तराई क्षेत्र की बात करें,
तो जो भाबर के नीचे वाला क्षेत्र तराई क्षेत्र कहता है, जहाँ पे नदियाँ, विलुप्त हुई नदियाँ ऊपर आ जाती हैं और अपने साथ छोटी छोटी महीन कण वाली मिट्टी लाके एकत्रित करती रहती हैं, और ये क्षेत्र दलदली होता है। दलदली होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे अ, खूब पेड़ पौधे उगेंगे उगेंगे, तो यहाँ पे वन्य जीव भी ज़्यादा पाए जाएंगे, और इसके साथ साथ ही इस तराई क्षेत्र में मच्छर, मॉस्किटो ज़्यादा पाए जाते हैं। मॉस्किटो इन क्षेत्रों में ज़्यादा होगा तो मलेरिया भी इन क्षेत्रों में ज़्यादा फैलता है। ठीक है, तो आपको ये रीज़न पता होना चाहिए। ओके। तो उसके बाद तराई के बाद जब नदियाँ उतर के धरातल पर बहने लगी, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे एक बार नदियाँ बहीं दोबारा नहीं गई, तो वहाँ पे मिट्टी पुरानी हो गई। तो जब पुरानी मिट्टी हो गई तो वो क्षेत्र बांगर क्षेत्र कहलाया। और जहाँ पे नदियाँ जो निचला इलाका है, जहाँ पे नदियाँ बार बार जा रही हैं अपने साथ नई मिट्टी लेके जा रही हैं, बाढ़ आ रहा है, फिर वहाँ पे बाढ़ से सना हुआ बाढ़ उतरा, नई मिट्टी जमी, फिर तो वो क्षेत्र हमारा हो गया खादर क्षेत्र, जो कृषि के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा मैदानी क्षेत्र हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं, अब हमने इन जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र को ये जो ये यहाँ से यहाँ वाला मैदानी क्षेत्र है, इसको हमने नदियों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा है। कौन से रहते हैं? सबसे पहले चार भागों में हम देख लेंगे, चार भागों में कौन कौन से चार भागों में बांटा गया है। तो हमने इन मैदानी क्षेत्र को नदियों के विभाजन के आधार पर भी बांट दिया है। कौन कौन क्षेत्र हैं वो देख लो। सबसे पहले पंजाब हरियाणा का मैदान। अब आपको पता है कि पंजाब हरियाणा में कौन सा पंच नदी बहती है? सिंधु। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, खास करके सतलज, चेनाब और रावी, ब्यास, ये सब। सतलज, चेनाब, रावी, ब्यास, ये सब नदियाँ जो मेन नदियाँ हैं यहाँ पे बहती हैं। देखो, सिंधु, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ठीक है, ये सब इसकी मुख्य नदियाँ हैं। जल विभाजक अरावली, श्रेणी और अम्बाला की उच्च भूमि इस मैदान को गंगा के मैदान से अलग करती है। ठीक है, तो सबसे पहले पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान ये हो गया पंजाब हरियाणा। पंजाब के बाद जब नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे ये गंगा और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। गंगा और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र है। तो क्या हो जाएगा अगला? अब अगर मैं इसी की थोड़ा विशेषता देख लो तो दोआब कहा जाता है। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दोआब। ठीक है, दो नदियों के बीच की भूमि के लिए प्रसिद्ध है। भारत के इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दोआब आते हैं, जैसे बिस्त दोआब, ब्यास और सतलज, ये नाम याद रखना है। बारी दोआब, ब्यास और रावी। ऐसे ही और भी नाम होंगे जिसमें दो नदियों का नाम शॉर्ट फॉर्म में दिया होगा, तो उस क्षेत्र के बीच का, जैसे बिस्त मतलब ब्यास और सतलज के बीच का क्षेत्र, बिस्त दोआब। बारी मतलब ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र, ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र। तो ये हो गए दोआब। ऐसे ही अदर नदियों के नाम भी आ सकते हैं। दूसरा हम देख रहे हैं राजस्थान का मैदान। अब राजस्थान का मैदान आपको पता है अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पे ऐसी नदी बहती है जो गर्मियों में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, और कुछ तो ऐसी नदियां हैं कि अपने उद्गम स्थान से निकलती तो हैं, लेकिन जहाँ पे उनको गिरना होता है उससे पहले ये आके रेत में विलुप्त हो जाती हैं, जैसे लूनी नदी। ठीक है, और ये देखो, इस क्षेत्र में मुख्य नदी लूनी है जो मरुस्थल से बहती हुई कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यही तो है विशेषता। क्या है? प्राचीन काल में सरस्वती नदी और दृष्ट द्वती नदी बहती थी, जिनके जमाव से यह मैदान बना है। वर्तमान में यह शुष्क थार मरुस्थल और अर्ध शुष्क मैदान है। यहाँ की खारे पानी की झीलें जैसे सांभर प्राचीन टेथिस सागर का ही अवशेष मानी जाती है। तो ये कुछ फैक्ट है, आपको याद रखना है। तो दूसरा हमने क्या क्षेत्र बांटा? राजस्थानी क्षेत्र, राजस्थान का मैदान। जो आपको पता है कि थार का मरुस्थल शुष्क है, सूखा क्षेत्र। शुष्क मतलब सूखा, अर्ध शुष्क मतलब आधा सूखा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गंगा का मैदान। सबसे विस्तृत भाग है, सबसे ज्यादा भागों तक फैला। और गंगा का मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जिसमें गंगा की सहायक नदी में यमुना हो गई। यमुना के और भी जैसे घाघरा, यमुना, और भी जैसे सोन हो गया, केन हो गया, इधर गोमती हो गया, और इधर बहुत सारे गंडक वंडक की कई सारी नदियां मिलके एक विस्तृत क्षेत्र बनाती हैं। तो इसको गंगा का मैदान कहते हैं। गंगा का विस्तृत भाग उत्तर भारत के मैदान में सबसे बड़ा और कृषि दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसको भी हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपको इतना ध्यान रखना है कि ऊपरी गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान जिसमें गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा और गंडक नदियां शामिल हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये प्यारा भारत है, इसका ढलान इधर की तरफ है ना, यहाँ से ये जो प्रायद्वीप भारत है, इसका ढलान इस साइड की ओर है। किस साइड की ओर है? पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढलान है। ठीक है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। ऊपरी गंगा का मैदान, फिर मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा के मैदान में गंडक आ जाएगा, गंडक है
गंडक है, घाघरा है, कोसी है, सोन और कर्मनाशा आदि नदियां हैं। यहाँ नदियां अपना रास्ता बदलने और बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मध्य गंगा इतना आपको डिटेल में ही याद रखना है। आपको मध्य गंगा का मैदान याद रखना है। आपको जब मैं नदियां पढ़ाऊंगा ना तो और मजा आएगा। नदियों को मैंने पूरा मैप तैयार कर लिया है। आपको मैप के थ्रू पूरी नदियां कंप्लीट करें, इसलिए इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें समझना जरूरी है। वहाँ पे जब मैप पे हम सारा काम करेंगे तो आपको दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहेगी। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, यहाँ गोखुर जिले पर, गोखुर जिले का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए जब नदी धरा ऊपर से पहाड़ से उतरी, जब मैदानी क्षेत्र में है, तो ऐसे ऐसे बहने लगती है, ऐसे ऐसे बहने लगती है। ठीक है। और एक टाइम में क्या हो जाता है, ये ऐसे ऐसे बह रही है नदी, तो एक टाइम में क्या होता है कि ये इतनी धारा टूट गई और ये नदी इतना ही रह गई। ये नदी यहाँ से, ये यहाँ पे चांद के आकार में क्षेत्र बना ही रहेगा और यहाँ पे पानी भरा हुआ है, यही नदी का पानी इसमें भरा हुआ है। तो ये गोखुर इस टाइप में, झील टाइप में बन जाती है, इस टाइप में। ठीक, क्योंकि एक धारा ऐसे ऐसे नागिन की तरह नाचते हुए जा रही थी। ये वाला हिस्सा अलग रह गया, आप पानी यहाँ ना वहाँ ऊपर ना जाके यहाँ ऐसे इधर से पानी भर गया, ये वाला हिस्सा हमारा छूट गया। तो ये क्या हो गया, एक खुर के, गाय के खुर की तरह बना दिया। तो ये गोखुर झील कहते हैं। ठीक है। इसमें पानी भी भरा हुआ है, गोखुर झील। ठीक है। गोखुर झील कहते हैं। उसके बाद निचला गंगा का मैदान, यह तीस्ता, डलढाका, हुगली और मुख्य गंगा नदी का क्षेत्र है। ठीक है। यह मैदान समुद्र तल से बेहद करीब है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनता है। ठीक है। तो हमने गंगा वाला मैदान भी देख लिया। उसके बाद हम आते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान, आसाम घाटी में। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, यह मुख्य रूप से असम में स्थित एक सकरा मैदान है। असम में स्थित है सकरा मैदान, असम में। उत्तर में जो उत्तर हिमालय और दक्षिण में मेघालय के पठार के बीच स्थित है। क्योंकि ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, यहाँ पे इतना जो पार्ट है ना, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ऊपर हिमालय है, तो ये वाला ये सकरा मैदान बचा है। इसी मैदान में ये ब्रह्मपुत्र नदी जब यहाँ से उतर रही होती तो ये ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ से मिट्टी अपने साथ लेके आती। ब्रह्मपुत्र का मैदान से मतलब है कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जो मिट्टी लाए लेके आए उसके द्वारा निर्मित क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियाँ। ठीक। यह ढलान, यहाँ ढलान बहुत कम होने के कारण नदी द्वीपों का निर्माण, नदी द्वीपों का मतलब होता है कि जब नदी ऐसे ऐसे चली, ठीक है, और जब बिल्कुल बिल्कुल प्लेन में आ गई है, तो इसकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। जब स्पीड स्लो हो जाती है तो इसके साथ जो मिट्टी के कण आ रहे हैं, कहीं कोई सपोर्ट मिला तो वो इकट्ठा होने लगे, इकट्ठा होने लगे, इकट्ठा होने लगे, तो जब इकट्ठा होते होते बढ़ जाते हैं और एक एक काफ़ी एरिया में कवर हो जाते हैं और ये एक टाइप से द्वीप का निर्माण करते हैं। द्वीप मतलब जल के द्वारा घिरा हुआ, चार एक ऐसा क्षेत्र जो जल से चारों ओर से घिरा हुआ है, उसको द्वीप कहते हैं। ठीक है। तो ये नदी द्वारा निर्मित है। वही समुद्र में होता तो ये समुद्री द्वीप हो जाता। ठीक है। समुद्री द्वीप आगे है, नीचे समुद्री द्वीप कौन कौन से, न्यूमोरी द्वीप, आलिया बेट द्वीप हो गया, खादरिया बेट द्वीप हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, हम बाद में आगे उसके बारे में जानेंगे। तो इस मैदान में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ही, यानी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप कौन है, माजुली द्वीप। कौन सी नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ पे है, आसाम में। समझ में आ गया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो इतना हमारा हुआ मैदानी क्षेत्र। मैदान को हमने देख लिया, मैदान कहाँ के, भाबर, भाबर, तराई, बांगर और खादर। इसके बाद हमने देखा कि मैदान को हमने नदियों के आधार भी बांटा है। कौन सा, पंजाब, पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का शुष्क मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये हमारे मैदानी क्षेत्र हैं। अब हम जब आगे बात करेंगे तो हम आ जाएंगे प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है। अब देखो, ये हमने देख लिया नदी द्वीप क्या होता है, नदी द्वारा निर्मित द्वीप। ठीक है। ध्यान से सुनते जाइए, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, आई होप। प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, क्या है प्रायद्वीपीय भारत। हमने भारत का विभाजन जो किया था, हमने हिमालय ऊपर जो पूरा भारत है, पूरे भारत को हमने, ये हिमालय क्षेत्र हो गया, हमने देखा था। ये हमारा मैदान हो गया, ये हमारा पूर्वांचल हो गया, ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये प्रायद्वीपीय मैदान है। अरावली पर्वत से लेकर दक्षिण पूरा है प्रायद्वीपीय मैदान। इसी का जो ये वाला हिस्सा है, ये तटीय मैदान के क्षेत्र आएगा। तटीय मैदान हम, इसका भी भाग है तटीय मैदान, ये वाला हिस्सा तटीय मैदान है, ये पश्चिमी और ये पूर्वी।
और यहाँ पे नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पे लक्षद्वीप समूह, जो कि द्वीप, हमारे जो द्वीप हैं उसके बारे में ये है। तो पूरा भारत पर इसी तरह से बटा हुआ है। क्लियर है? ये पूरा भारत बटा हुआ है। इसको हम अलग अलग करके भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जानेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में क्या है, सबसे पहले देखिए प्रायद्वीपीय भारत क्या है। भारत का सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा और भूवैज्ञानिक रूप से सबसे स्थिर भूभाग है। यह तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ। आप देखेंगे तीन ओर से मतलब इधर है अरब सागर, इधर है आपका बंगाल की खाड़ी और इधर आपका हिंद महासागर, ये है। और ये हमारा पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। इसी प्रायद्वीप के क्षेत्र में ये जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। ये वाला हमारा पश्चिमी घाट और ये हमारा पूर्वी घाट, ये पश्चिमी पूर्वी घाट मिलते कहाँ पे, ये नीलगिरी श्रेणी में, नीलगिरी पर्वत श्रेणी में यहाँ मिलते हैं और एक ज्वाइंट बनाते हैं, ठीक है। और ऊपर ये जो सेंट्रल मैदान है यहाँ पे बहुत सारे पठार पाए जाते हैं, तो इसको भी हम एक एक करके देखेंगे कौन से पठार कहाँ है, ठीक। तो यह तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर हमने देख लिया स्थित है, ठीक। अब इसका हम निर्माण अगर देखेंगे तो यह, जैसे एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पे, फिर से बता देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी थी, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था ये पृथ्वी थी, और ये पूरा विश्व जो है ना एक गोले में समाहित था, ठीक है, गोले में समाहित था। इसको हम पैंजिया कहते थे, ठीक हो गया। यही तो लिखा है देखो, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा जो टेक्टोनिक प्लेटों के टूटने और उत्तर खिसकने के कारण वर्तमान स्थिति में आया था, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा पैंजिया, चारों ओर एक सागर था, पैंथलासा सागर। जब ये टूटा तो दो भागों में विभाजित हो गया और फिर धीरे धीरे कई भागों में विभाजित हो गया, तो बीच में एक ये पानी आपस में इधर उधर मिल गया तो एक सागर बना, उसको टेथिस सागर नाम दिया गया, टेथिस सागर। और ये जब ऊपर आता चला गया, ऊपर आता चला गया, ये भारत हमारा, इसमें कुछ भारत का जो ऊपरी हिस्सा है, पर्वत ऊपरी हिस्सा ये इससे बना हुआ है, ऊपर का बिल्कुल, जिसमें ट्रांस हिमालय वगैरह है, ठीक है। और नीचेला वाला हिस्सा है, ये जो ये वाला हिस्सा है, ये प्रायद्वीपीय, ये वाला हिस्सा है, ये हमारा इस गोंडवाना लैंड का भाग है। तो जब ये टूटा तो टूटा क्या, ऊपर वाला हमारा बन गया ऊपर वाला, नीचे वाला गोंडवाना। तो ऊपर वाला हिस्सा जो हमारा था अंगारा लैंड था, हो गया, हाँ। ये ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड और नीचे निचला वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, जब ये बीच में एक सागर बना उसको टेथिस सागर, और टेथिस सागर से हमारा हिमालय का निर्माण, ये हम ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो कैसे क्या क्या चीज़ें हुई, और फिर जो निचला वाला हिस्सा है ना गोंडवाना लैंड, इसी से हमारा प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है, इतना हमें जानना है, ठीक। तो अंगारा और गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर, पैंजिया वगैरह, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले लेक्चर में, तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो क्लास और लंबी होती जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो है ना खिसकने के कारण वर्तमान स्थिति में आया। चट्टानें यह मुख्य रूप से प्राचीन आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों जैसे ग्रेनाइट और नीच से बना हुआ है। तो क्योंकि ग्रेनाइट का मतलब, आग्नेय चट्टानों का मतलब होता है कि ये लावा से निर्मित होती है। आग्नेय चट्टानें लावा से, मैग्मा लावा से निर्मित है, तो ये जली हुई बिल्कुल चट्टानें। और जब इसके धीरे धीरे क्षय होता है इस चट्टानों का, तो इसी से बनती है काली मिट्टी। तो प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी पाई जाती है। क्लियर एज इट? सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत में नहीं, कहीं कहीं पे उत्तरी भारत में ग्रेनाइट की चट्टानें, तो वहां पे भी काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक। तो भूकंपीय स्थिरता क्या है, हिमालय की तुलना में ये क्षेत्र अधिक अत्यधिक स्थिर है, ठीक है। हिमालय का भी निर्माण हो रहा है, अभी निर्माणारत है, तो यहाँ पे भूकंप आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अपेक्षाकृत प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। अब हमने आकृति का विभाजन किया, जो प्रायद्वीपीय भारत हमारा है, ये वाला हिस्सा है, इसको हमने अलग अलग इसका आकृति विभाजन भी किया हुआ है। कैसे? जैसे जो मेन सेंट्रल पार्ट है, ये वाला उच्च भूमि है, ठीक है। ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, ये पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ठीक है। इसमें केंद्रीय उच्च भूमि, इसके नीचे वाला क्षेत्र दक्कन का पठार है, ठीक है। ये हो गया पश्चिमी घाट, ये हो गया पूर्वी घाट। तो यही हमने अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, ठीक। चलो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा।
केंद्रीय उच्च भूमि, इसके अंतर्गत अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी, ये देखिए मैप एक बार, हाँ, ये वाला मैप, ये प्रायद्वीपीय भारत को अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है। देखिए ये अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी है, छोटा नागपुर, और ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, और ये दक्कन का पठार, ठीक है, नीलगिरी, अन्नामुडी वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है, केंद्रीय उच्च भूमि जो बीच का पार्ट है, ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है, ये बीच का पार्ट है, ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है। इसके अंतर्गत अरावली श्रेणी, मालवा का पठार, बिंद श्रेणी वगैरह आती हैं। बिंद श्रेणी उत्तर उत्तर को, जो ये बिंद श्रेणी है ना, हम पठार जब पहाड़ों की जब श्रेणियां पढ़ेंगे, तो जो बिंद बिंद है, फिर सतपुड़ा है, तो बिंद श्रेणी है भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो वही है कि भारत से अलग करने वाली एक प्राकृतिक भौगोलिक सीमा मानी जाती है, कौन? बिंद श्रेणी। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे दक्कन का पठार कहाँ है। थोड़ा सा हम एक चीज देखेंगे, ये पठार वठार एक मैप के थ्रू हम देख लेंगे, सब सब कुछ इसी पीडीएफ में है नीचे। तो हम पहले अभी इसको जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पठार है जो त्रिभुजाकार आकृति में है। ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति है इसकी, यहाँ पे है, ये देखेंगे ये मैप के थ्रू, ये हमारा दक्कन का पठार है यहाँ पे, ये त्रिभुजाकार आकृति में यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ दक्कन का पठार। ठीक, ये हमारा हो गया अरावली पर्वत, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, छोटा नागपुर, ये सब ऑलरेडी मैप में आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, कहानी की तरह पढ़ते जाइए, समझ में आता जाएगा। इसका निर्माण प्राचीन काल में हुआ है, ज्वालामुखी दरारें उद्भेदन से निकलने वाले लावे के जमाव के कारण हुआ है। इसी कारण यहाँ से ब्लैक मिट्टी के निर्माण, मैंने बोला कि जो हमारे ये पठार हैं, जो अग्नि चट्टानों से निर्मित पठार हैं, या जो उच्च भूमि, यहाँ से क्या होता है, क्षय, मिट्टी का जब क्षय होता रहता है बारीक कणों में, तो यही जब इकट्ठी होकर इसी के कारण ही क्या होता है, ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। क्लियर है सेट? जो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। तो काली मिट्टी किसके लिए फेमस है? कपास की खेती के लिए। उसके बाद हम उत्तरी पूर्वी पठार की तरफ आएंगे। उत्तर पूर्व का आप देखेंगे, उत्तर पूर्व, उत्तर ये हो गया, पूर्व यानी ये वाला क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यहाँ पे खास करके छोटा नागपुर पठार खनिजों का भंडार है, और मेघालय का पठार जिसमें गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ इसी प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा। अब एक चीज और आप देखेंगे, जो, हाँ ये वाला, इसमें मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ, जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ से ये वाला है, ये हिस्सा है, ये यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ना, ये सब आपका प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही आता है। ये प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही आता है, और यहाँ पे मेघालय तक पे है, तो मेघालय में तीन पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। ये सब गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है। सीरियल वाइज गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया, ये तीनों कहाँ, ये किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। वही चीज यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पर दिखाया अभी, खनिजों का भंडार है, मेघालय का पठार, गारो, खासी, जयंतिया इसकी पहाड़ियाँ, इसी प्रायद्वीप के पूर्व भाग। उसके बाद हम आए थे पश्चिमी घाट, जो कि हमने देखा कि प्रायद्वीपीय भारत को हमने, ये पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है, ये सब मिला के प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण करते हैं। तो पश्चिमी घाट के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। पश्चिमी घाट, चलिए तो पश्चिमी घाट देख लेते हैं। पश्चिमी घाट या सह्याद्री भी, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है कि सह्याद्री का अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट। यह प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के समांतर, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट के समांतर, ठीक है, पश्चिमी तट के समांतर एक सतत दीवार की तरह खड़ा है, और प्रायद्वीपीय भारत और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची अन्नामुडी है, जो अन्नामलाई, जो केरल के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। ये सब मैं मैप के थ्रू मैं आपको दिखा दूंगा कहाँ पे क्या है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे लगभग, ये हमारा केरल यहाँ पे है, हमने देखा था, और यहाँ पे इस बॉर्डर लाइन पे यहाँ पे अन्नामुडी चोटी है, पर्वत श्रेणी है, उसी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? अन्नामुडी।
अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे चोटी क्या है? अन्नामुडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे दूसरे नंबर पे है एक और चोटी दोद्दा बेटा, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में है। नीलगिरी पहाड़ियों में दोद्दा बेटा है, और अन्नामुडी पहाड़ियों में कौन सी है? हाँ, अन्नाईमुडी। अन्नामलाई की पहाड़ियों में अन्नाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये हो गया। अब हम थोड़ा पूर्वी घाट के बारे में जानते हैं। पूर्वी घाट भारत के प्रायद्वीपीय भाई, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये पूर्वी भारत है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी तट के समांतर फैली पहाड़ियों की एक कटी फटी श्रृंखला है। यह उत्तर में उड़ीसा से यह उत्तर में उड़ीसा से शुरू होकर आंध्र प्रदेश उत्तर में उड़ीसा से शुरू होकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होते हुए दक्षिण में तमिलनाडु तक विस्तृत है। यानी इसका विस्तार यहाँ से कहाँ से? कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल का भी, फिर उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना, मतलब तेलंगाना तो बॉर्डर लाइन से नहीं, आंध्र प्रदेश फिर तमिलनाडु, यहाँ से फैला हुआ है। ठीक। इसका भौगोलिक विस्तार अगर मैं बात करूं, विस्तार उड़ीसा की महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु की बैगई या नीलगिरी की पहाड़ियों तक 1125 किलोमीटर में, एग्जैक्ट हमें लंबाई से मतलब नहीं है, 1300 किलोमीटर एक एवरेज दे रखा है, तक फैला हुआ है। औसत ऊंचाई ये पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है। याद रखना, पश्चिमी घाट खड़ा है बिल्कुल दीवार की तरह, ये कटा छटा है, ये मतलब ढलान भी इधर है तो नदियां भी इधर ही से जाती हैं। इधर ऊंचा है तो इधर नदियां ना के बहुत कम गिरती हैं, इधर सबसे ज़्यादा गिरती नदियां, जैसे आपने देखा होगा गोदावरी का डेल्टा हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हो गया, ठीक, कृष्णा का हो गया, कावेरी हो गया, ये सब इधर ही बहती हैं। ठीक। पश्चिमी घाट की तुलना में इसकी ऊंचाई काफ़ी कम है, जो केवल 600 से 900 मीटर के बीच स्थित है। सर्वोच्च चोटी क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिंदागड़ा। जिंदागड़ा, जो कि और यह आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी सबसे इम्पोर्टेंट, अराकू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। इसी घाटी में जिंदागड़ा, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, स्थित है। ठीक है। एक तो ये पुरानी किताबों में अगर देखा जाए तो पुरानी के महेंद्रगिरी को सबसे ज़्यादा वो किया गया, तो महेंद्रगिरी सबसे छोटी, लेकिन वो गलत है, वो सेकंड में हो सकता है। ठीक, तो सबसे छोटी जिंदागढ़ा है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद हम नीचे आएंगे। जो पूर्वी घाट है, ये वाला हिस्सा, ये कटा छटा है। क्यों? कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली बड़ी नदियां यहाँ से ऊंचाई क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में नदियां हैं, यहाँ पे कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा गोदावरी, गोदावरी कृष्णा, ये सब नदियां कहाँ इधर से जाके इधर गिरती हैं। ठीक है, अधिकांश छोटी बड़ी सब अधिकांश नदियां, कुछ नदियां हैं इधर से भी इधर को जाती हैं, वो मैं बताऊंगा। इधर गिरने वाली नदियां क्या बनाएंगी? एस्चुरी बनाएंगी, और इधर गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाएंगी। डेल्टा क्या होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। डेल्टा एस्चुरी क्या होता है ये सब हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पार्ट में। एक्चुअली क्या होता है कि ये जब नदियाँ इधर से जाती हैं ना, तो अपने जब गिरती हैं तो एक स्रोत नहीं कि सीधे जाके गिर जाएंगे, ये अपने साथ कई सारे ऐसे कई स्रोतों से होकर जाके समुद्र में गिरती है, इसी को ही हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, एस्चुरी में नहीं ऐसे होता, एस्चुरी सीधे, एस्चुरी नीचे की तरफ गहराई करती है। ठीक है, नीचे की तरफ, लेकिन ये गहराई ना करके ये फैलाव इसका ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। चलिए, इसी कारण पूर्वी घाट एक सतत लगातार प्रवाह श्रृंखला नाम का अलग अलग छोटी छोटी पहाड़ियों के टुकड़े में बटा है, क्योंकि नदियां यहाँ से गई, इसने काट दिया ऐसे चार भागों में, फिर इसने काट दिया, तो ये जाके बट गई है। ठीक हो गया। चलिए, स्थानीय और क्षेत्रीय पहाड़ियाँ, विभिन्न राज्यों में पूर्वी घाट पहाड़ियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे उड़ीसा में गड़जात और नयागढ़ पहाड़ियाँ, आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, एरामल्ला पहाड़ियाँ। एक्चुअली क्या है ना, ये सब पहाड़ियाँ मैंने एक पेज में नोट कर रखा है, उसको हम वहाँ पे देख लेंगे। क्योंकि ये देखो, मैंने बोला कि यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ गई और इस क्षेत्र को काट दिया, तो इन क्षेत्रों में जो पहाड़ियाँ थी वो अलग अलग नाम से, जैसे ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई, ऐसे ऐसे करके अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो वही चीज़ हम मैप पे सब देख लेंगे, अभी हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये सब सब कुछ मैप में भरा हुआ है। नल्ला मलाई, बेलीकोंडा, पालकोंडा, एरामल्ला, तमिलनाडु में जावदी, सेवराय, सिरुमलाई, कोल्लीमलाई आदि, ये सब पहाड़ियाँ क्षेत्रीय नाम है, ये सब हम देख लेंगे। नीलगिरी और जो पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, पश्चिमी और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है, दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, उस स्थान मिलते हैं जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे अब वनस्पति देखेंगे। देखिए, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट में
पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट में कम वर्षा होती है। यहाँ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पत्ते गिराने, पर्णपाती का मतलब पत्ते गिराने वाले वन पाए जाते हैं। चंदन के वन, ऑलराइट। तो यहाँ पे चंदन के वन तमिलनाडु में और कर्नाटक के सीमाओं पर स्थित पूर्वी घाट के हिस्सों में बहुमूल लाल चंदन के वन पाए जाते हैं। ठीक है। और सफेद चंदन, ऐसा नहीं सिर्फ लाल चंदन ही, लेकिन सफेद चंदन भी पाए जाते हैं। सेसा, शेषाचलम की पहाड़ियां हैं जहाँ पे लाल चंदन पाए जाते हैं। ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, यहाँ पे सीधे आ सकता है। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट निरंतर सतत लगातार है। यहाँ इसमें केवल दर्रों से पार किया जा सकता है, जैसे हमने पढ़ा था थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ऊंचाई अधिक ऊंचा है, औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। सर्वोच्च चोटी पश्चिमी घाट की अन्नामुडई है, और इसका ढाल तीव्र खड़ी दीवार जैसा है। पश्चिमी घाट की बात करें, ये वाला हिस्सा, ये पश्चिमी घाट। और पूर्वी घाट में यह नदियों द्वारा अत्यधिक कटा छटा और खंडित है। कम ऊंचा है, औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। जिंदागढ़ा यहाँ सबसे चोटी है, और इसका ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में इसका ढाल मंद है और धीमा है, क्योंकि ये ढलान कम है ना। ठीक। ये तो हम भारत के पठार अब देख लेते हैं। भारत के पठार मुख्य भू आकृति भागों में से एक, जो मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार प्लेटूज का हिस्सा है। यह भारत के सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा और खनिज समृद्ध भूभाग है, उसे पठार कहते हैं। पठार का मतलब पृथ्वी से, मतलब मुख्य भूमि से थोड़ा सा ऊंचा हुआ सपाट भाग पठार कहलाता है। दैट्स ऑल। उसमें सबसे हम देखेंगे दक्कन का पठार। त्रिभुजाकार है, उल्टा त्रिभुज के जैसा है। निर्माण आपको पता है कि ज्वालामुखी से हुआ है, उद्भेदन से, लावा के जमाव से हुआ है, और इसके टूटने से काली मिट्टी बनी है। कपास के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में है। ठीक है। उसके बाद छोटा नागपुर पठार, ये सब मैंने मैप में डाल रखा है। ठीक है। तो मैप में हम देखेंगे तो वहाँ पे आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पे देख लेते, छोटा नागपुर पठार ना खनिजों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसे खनिजों का अजायब घर, इसे भारत का रूट रूट ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यह भारत का सबसे समृद्ध खनिज भंडार है। प्रमुख खनिज में कोयला, लोहा, अब्रक, बॉक्साइट और तांबा यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नदियाँ क्या हैं, दामोदर, सुवर्णरेखा और बराकर नदियाँ इसी पठार से होकर जाती हैं। ठीक है। तो ये सब हम मैप पे कर लेंगे, जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तो मैप पे सारा का सारा पढ़ लेंगे। दामोदर नदी घाटी अपनी कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। मालवा का पठार हम देखेंगे तो ये अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है, और विंध्य श्रेणी के दक्षिण में, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित है। तो मालवा कहाँ है, मध्य प्रदेश और राजस्थान क्षेत्र में स्थित है ये पठार। ठीक है। अपवा क्षेत्र चंबल, बेतवा के नदियां यहाँ से उत्तर की ओर बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। ये पीडीएफ निकलवा के फिर इसको पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। बीहड़ क्या होता है, चंबल नदी ने इस पठार को अत्यंत काट छाट दिया है, काट छाट दिया है। ठीक है। और करके क्या बना है, गहरे गड्ढे और गहरे गड्ढों का निर्माण कर दिया है। ठीक है। और इसी को ही गहरे गड्ढे जो होते हैं, इसी को बीहड़ कहते हैं। जैसे ये मेन इलाका है, ये कट गया तो ऐसे 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 बीच से नदियाँ गुजर, ये वाला क्षेत्र, ये तो ये जो क्षेत्र है ना बीहड़, तो बीहड़ क्षेत्र, इसी को चंबल की बीहड़ के नाम से जाना जाता है। ठीक। उसके बाद मेघालय शिलांग का पठार, ये मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत का ही पूर्वी विस्तार है, जो राजमहल पहाड़ियों से मालदा गैप द्वारा अलग होता है। प्रमुख पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत कौन कौन सी हैं, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ आती हैं। खासी पहाड़ी पर मौसिनराम स्थित है, और यहीं पे मेघालय, मेघालय का जो वो शिलोंग यहीं पे स्थित है, खासी पहाड़ी पे ही। ठीक है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा मौसिनराम में क्या होती है, सबसे ज़्यादा चेरापूंजी, मासिनराम, दो ही स्थान है जहाँ पे बदल बदल के वर्षा होती है। एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि ना, जो गारो खासियाँ एक ऐसी लोकेशन में स्थित है, कीपा का, तो जब इसमें मानसून जाता है ना तो यहाँ पे ट्रैप हो जाता है, जब ट्रैप होगा तो सारा पानी यहीं गिरा जाता है, तो इसलिए इस वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार, या मालवा पठार के पूर्व में उत्तर प्रदेश, झांसी, बांदा और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है। लद्दाख का पठार, ये ठंडा पठार है, महान हिमालय और काराकोरम श्रेणियों के बीच में स्थित भारत का सबसे ऊंचा पठार है। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है, और सबसे बड़ा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार। ठीक है। और ये ठंडा भी है, सूखा ठंडा पहाड़ है। ठीक। अब हम तो फटाफट क्विक रिवीजन में देखेंगे, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है।
दक्कन का पठार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश लावा निर्मित कपास और काली मिट्टी के लिए। छोटा नागपुर झारखंड, उड़ीसा भारत का रूर भारी मात्रा में कोयला और लोहा। मालवा मध्य प्रदेश, राजस्थान चंबल नदी के गहरे बीहड़ यहाँ पाए थे। मेघालय मेघालय का पठार चिंगारो कैसे जयंती है, ये सब हम देख चुके हैं। लद्दाख लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार शीत मरुस्थल के नाम से जाना था। अब यहाँ पे मैप देखेंगे, देखो भारत के प्रमुख पठारों में हम देखेंगे तो आपको एक चीज दिख जाएगी, अरावली के पूर्व में राजस्थान, मेवाड़ का पठार। तो मेवाड़ का पठार यहाँ है, बुंदेलखंड देखिए यहाँ है, मालवा यहाँ है, बघेलखंड यहाँ है, ठीक है। फिर छोटा नागपुर का ऊपरी हिस्सा हजारीबाग और निचला हिस्सा है रांची का पठार। शिलोंग का पठार यहीं पे है आपका, शिलोंग, ठीक है। और यहाँ पे ये हिस्सा ऐसे नहीं है, ये दूर तक विस्तृत है, बीच में ही पाया जाता है मालदा गैप, ठीक। उसके बाद हमारा दंडकारण्य का पठार, दक्कन का पठार ये देख लिया, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना या रायलसीमा का पठार, ये सब चीज़ें। तो मेघालय का पठार या कार्बी एंगलांग का पठार, शिलोंग का पठार, ये दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के साथ सीमा। बस्तर का पठार इसी का हिस्सा है। तो दंडकारण्य का है पठार, जो ये वाला हिस्सा है बस्तर का पठार का हिस्सा है। उसके बाद दक्कन का पठार हमने देख लिया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये सब। कर्नाटक का पठार मलनाड, जो मलनाड का मैदान है ना, अगर मलनाड नाम आए तो कर्नाटक संबंधित याद रखना के मैदान संबंधित है। मलनाड के मैदान संबंधित है कौन, कर्नाटक का पठार। मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक। तो पश्चिम में कर्नाटक के इसी में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो अब एक चीज़ यहाँ पे जानने वाली क्या है ना, अब हमने ये चीज़ देख लिया, एक चीज़ हम और देखेंगे, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को हमने पढ़ने के हिसाब से या फिर इसके आकृति के हिसाब से हमने कुछ भागों में बांट दिया है। जैसे कोंकण तट, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, याद आँख बंद करो, कोंकण फिर कन्नड़, फिर कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, ठीक है। तो मैंने लोकेशन दे रखी है, जैसे गुजरात से गोवा तक के बीच का क्षेत्र है कोंकण तट, फिर गोवा से लेके मंगलुरु तक के बीच का कन्नड़ तट, फिर मंगलुरु से लेके कन्याकुमारी तक मालाबार तट। ऐसे ही पूर्वी घाट को भी हमने बांटा है, उत्तरी सरकार तट, ठीक है, जो कि गोदावरी यहाँ से मतलब इस वाले क्षेत्र से जहाँ पे हुगली नदी गिरती है उस वाले क्षेत्र से गोदावरी तक डेल्टा तक के बीच का क्षेत्र उत्तरी सरकार तट, गोदावरी से कृष्णा के डेल्टा के गोलकुंडा तट, ठीक है। और ये है वो कोरोमंडल तट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्लियर है सेट। पूर्वी घाट हमने देखा, पश्चिमी घाट में निमग्न तट की चौड़ाई पूर्वी घाट के निमग्न तट की चौड़ाई की अपेक्षा ज़्यादा है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, ये वाला हिस्सा ज़्यादा पानी में डूबा हुआ है। अभी मैप एक मैं ब्लैंक मैप जब लेके आऊँगा तो देखेंगे, जब आप मैप को देखो तो ये वाला हिस्सा ज़्यादा नीला यहाँ पे दिखाई देता है और यहाँ पे ज़्यादा कम दिखाई देता है। यहाँ पे ज़्यादा मतलब हल्का सफ़ेद अंदर तक, नीला पानी के अंदर हल्का ज़्यादा सफ़ेद अंदर तक दिखाई देता है, तो यही निमग्न तट है। पूर्वी घाट के निमग्न तट की चौड़ाई से ज़्यादा है, अर्थात पूर्वी घाट की चौड़ाई कम तथा गहराई भी कम है। पूर्वी घाट इसीलिए इन वाले क्षेत्रों में जो बंदरगाह हैं, बंदरगाह बनाना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है क्योंकि मिट्टी ज़्यादा निकालनी पड़ेगी, तटों की गहराई कम है, ठीक है। तो जहाज आएंगे तो किनारे फंस जाएंगे। और पश्चिमी घाट है वो एक प्रकार से नेचुरल तट बनाता है, बंदरगाह बनाता है। पूर्वी घाट के मैदान ज़्यादा चौड़े हैं। पूर्वी घाट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु तक फैला हुआ है, ठीक है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तक फैला हुआ है। ये राज्य आप देख सकते हैं। पश्चिमी घाट का ढाल पश्चिम से पूर्व तथा पश्चिमी घाट में मैदान सकरे तथा पूर्वी घाट में चौड़े हैं। सकरे का मतलब पतले, तो पूर्वी घाट में चौड़े हैं, ठीक है। अब हम इसको एक बार करेंगे, आज के लिए हम इतनी रखते हैं, एक क्लास में ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इस पे एमसीक्यूज कर लेंगे। एमसीक्यूज लास्ट में, संडे को एमसीक्यूज का टाइम है तो एमसीक्यूज संडे को करेंगे। आज के लिए हम इतना इसको कंप्लीट करते हैं। आप इसको देख लीजिए, मैं इसकी पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ और ग्रुप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको सारा पीडीएफ मटेरियल आपको वहीं मिलता रहेगा। आप प्रिंट आउट कराइए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।